जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों बीपीएससी की सीरीज में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों इस क्लास में हम कर रहे हैं बीपीएससी जो कि घटना चक्र 2023 का लेटेस्ट है और इसमें दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रखे हैं। लगभग ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। दोस्तों आप सभी देखते हैं कितने वर्षों के पुराने ये प्रश्न है और ये दोस्तों पूरे 2023 का लेटेस्ट है। तो आप इस क्लास में एंड तक बने रहिएगा और अच्छे से देखिएगा। देखते हैं दोस्तों हमने इसमें क्या-क्या टॉपिक कर लिए हैं और किस-किस को करने वाले हैं। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि हमने इसमें क्या-क्या कर लिया है। तो भारतीय इतिहास हम कर चुके हैं जिसमें प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास कर चुके हैं। आधुनिक भारत की भी 2 क्लास कर चुके हैं और ये दोस्तों आज की हमारी ये तीसरी क्लास है। चलिए दोस्तों इस तीसरी क्लास को करते हैं और भारतीय राज्य व्यवस्था को भी कर चुके हैं। इसमें लगभग 1 क्लास रह गई है, उसको भी हम आज करा देंगे। एक आध दिन में इसकी क्लास आ जाएगी। तो आप इस क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा, एंड तक देखिएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अपनी क्लास की ओर बढ़ते हैं और अपनी क्लास की ओर टॉपिक की ओर देखिए दोस्तों ये हमारा आज का 206वां प्रश्न है। इससे पहले हमने 105 प्रश्न को कर लिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे उनको जाकर आप एक बार देख लीजिएगा। देखिए दोस्तों चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो चंपारण जो दोस्तों बिहार में स्थित है, उसका जो नील आंदोलन हुआ था तो उसके नेता थे महात्मा गांधी जी। आप सभी को पता है ये इनका पहला आंदोलन था। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न हमारा, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया की रचना किसने की है? तो नील दर्पण की रचना दोस्तों मैं इसको एक बार पीछे भी बता चुका हूँ। इसकी रचना दीनबंधु मित्र ने की थी। दीनबंधु मित्र 2 भाई थे, इन्होंने की थी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न जो हमारा वो है उसको भी देख लेते हैं। देखिए देखिए दोस्तों निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? यानी कि गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, वो कौन सा सत्याग्रह था? तो याद रखिए वो था बायकॉम सत्याग्रह। याद रखेंगे बायकॉम सत्याग्रह। ऑप्शन सी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, बायकॉम सत्याग्रह। देखिए बायकॉम के मंदिर प्रवेश सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, जबकि खेड़ा सत्याग्रह, राजकोट सत्याग्रह तथा असहयोग आंदोलन का नेतृत्व स्वयं गांधी जी ने किया था। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा 209वां, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे। जब दोस्तों स्वाधीनता आंदोलन चला था उस समय महात्मा गांधी जी के करीबी मित्र कौन थे? वो थे रेवरंड चार्ली एंड्रूज। रेवरंड चार्ली एंड्रूज ये इनके मित्र थे। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा ये, अंत्योदय कार्यक्रम। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य था गरीबों में सबसे गरीब की सहायता। जो दोस्तों गरीब में सबसे गरीब है उसकी सहायता करना अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? तो दोस्तों किसने हिस्सा लिया था 17-18 में जो अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाया गया सत्याग्रह? तो याद रखिएगा उसमें औद्योगिक कर्मी ने लिया था। कौन सा? जो खेड़ा सत्याग्रह था औद्योगिक कर्मी ने लिया था। याद रखेंगे 1918 में हुआ था। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन था दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, निम्न उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक एआईसीसी के खजांची रहे तथा सन 1930 में जेल भी गए थे? तो एआईसीसी के खजांची कौन रहे थे? तो याद रखिएगा वो थे जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज रहे थे। ऑप्शन बी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? तो हम इसको बार बार पढ़ते आए हैं, वो था चंपारण सत्याग्रह 1917 बिहार में हुआ था। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न हमारा, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो याद रखिएगा ये जुड़ा था तिनकठिया पद्धति से। नील की खेती के लिए तिनकठिया पद्धति थी, उससे जुड़ा था। अगला प्रश्न है, बिहार में तिनकठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? दोस्तों याद रखिएगा इसका जो अमानत था वो था 3/20 भाग, इसलिए इसको तिनकठिया पद्धति भी कहते थे, 3/20 भाग। अगला प्रश्न है दोस्तों,
चंपारण आंदोलन से कौन से संबंधित नहीं थे? चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? तो दोस्तों राजेंद्र प्रसाद ये बिहार से थे, तो ये तो संबंधित थे। जेबी कृपलानी भी संबंधित थे। नारायण सिन्हा भी इस समय इस आंदोलन में थे, लेकिन जयप्रकाश नारायण ये नहीं थे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न हमारा, चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं था? अब यहाँ पर फिर भी द्वारा ये प्रश्न आ चुका है। तो दोस्तों इसमें हम जेबी कृपलानी को देख चुके हैं पीछे, राजेंद्र प्रसाद भी शामिल थे। इसमें दोस्तों राजकुमार शुक्ल भी शामिल थे, लेकिन राम मनोहर लोहिया इसमें शामिल नहीं थे। तो ऑप्शन डी यहाँ पर भी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? अखिल भारतीय किसान सभा, इसका जो पहला सत्र हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी, तो वो की थी स्वामी सहजानंद ने। याद रखिएगा, स्वामी सहजानंद, याद रहेंगे। 1936 में अखिल भारतीय किसान की स्थापना हुई थी। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा 219वां, बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1920 में। ऑप्शन ए राइट आंसर है, 1920। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे? तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे लाला लाजपत राय। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, लाला लाजपत राय। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो दोस्तों याद रखिएगा, ये थे एम.एन. रॉय। कौन थे? मानवेंद्र सिंह रॉय, एम.एन. रॉय। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा, भारतीय उच्चायुक्त के पद पर सृजन किस अधिनियम से हुआ था? तो भारतीय उच्चायुक्त का पद, जो उच्चायुक्त का पद है वो कौन से अधिनियम से बना था? तो याद रखिएगा, वो अधिनियम था भारत सरकार अधिनियम 1919। इसे दोस्तों मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था? तो रॉलेट एक्ट दोस्तों ये सर सिडनी रॉलेट की एक्ट में रचा गया था, बनाया गया था रॉलेट एक्ट। तो याद रखिएगा, ये दोस्तों 1919 में लागू हुआ था। तो इसका लक्ष्य क्या था? इसका लक्ष्य था व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। दोस्तों व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना इसका ये लक्ष्य था। अगला प्रश्न है दोस्तों, जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह से संबंध में हुआ था? तो दोस्तों ये रॉलेट एक्ट के सत्याग्रह के संबंध में हुआ था। जब दोस्तों जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठे हुए थे, तो इस रॉलेट एक्ट के संबंध में ही इकट्ठे हुए थे, इसको तोड़ने के लिए। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न जो हमारा है वो है, रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था? तो रॉलेट एक्ट आप सभी को पता है, ये 1919 में लागू हुआ था। उसी समय जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, नरसंहार। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा काफी अच्छा प्रश्न है, जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? तो प्रदर्शन करने आए थे लोग, तो याद रखिए, किचलू तथा सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने आए थे। दोस्तों ये पंजाब में किचलू और सत्यपाल दो नेता थे, इनको बिना कारण जो ब्रिटिश पुलिस थी उसने इन्हें जेल में डाल दिया था। देखिए अगला प्रश्न हमारा, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण त्याग दी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तब रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड। देखिए दोस्तों, अगला है प्रश्न हमारा, लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को गोली से मारा गया। तो दोस्तों आप सभी को पता है, ऊधम सिंह ने मारा था। किसने मारा था? ऊधम सिंह। इनका नाम तो हम बार बार पढ़ते रहते हैं, ऊधम सिंह, जो दोस्तों 1940 में जाकर माइकल ओ डायर को गोली से मारा था। बदला ले लिया था इन्होंने दोस्तों जलियांवाला बाग का हत्याकांड का।
देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है। 1919 आप सभी को पता है रॉलेट एक्ट है, और दोस्तों इसमें रॉलेट एक्ट जलियांवाला बाग त्रासदी हुआ था। तो सबसे महत्वपूर्ण तो ऑप्शन बी हो जाएगा, जलियांवाला बाग त्रासदी, याद रखेंगे। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न यहाँ पर, अमृतसर के जलियांवाला बाग में भीड़ का दमन हुआ। अमृतसर के जो जलियांवाला बाग में भीड़ का दमन आप सभी को पता है 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था। और इसके बाद जो थे रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। तो आपको डेट याद रखनी है। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न हमारे यहाँ पर, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को निम्न में से किसने मारा। तो दोस्तों ओ जनरल डायर आप सभी को पता है ऊधम सिंह ने मारा था 1940 को, मार्च 1940 को। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा। तो दोस्तों ये किसने कहा है, महात्मा जी गांधी ने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था। देखिए दोस्तों अगला ही प्रश्न हमारा यहाँ पर, 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह किस शहर में हुआ था। तो याद रखना दोस्तों, ये इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, इलाहाबाद में। 1920 की बात है और इलाहाबाद। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न हमारा, गांधी जी के सहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया, फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताइए। तो उस प्रदेश का नाम था दोस्तों बिहार। दोस्तों अपना ही बिहार था उस प्रदेश का नाम। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, काफी अच्छा प्रश्न है ये, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया। तो खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था, तो याद रखिएगा, गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था। ऑप्शन बी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था। तो असहयोग आंदोलन ये दोस्तों 1920 में प्रारंभ हुआ था, जलियांवाला नरसंहार के बाद। यहाँ पर दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था। तो हम इसकी डेट बार बार पढ़ते आए हैं, वो था 1920 की डेट, याद रखेंगे डेट 1920 असहयोग आंदोलन। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यान 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे। तो किस क्षेत्र में, 1920 की बात है, असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। उस समय जो दोस्तों कवि हैं, लेखक हैं राहुल सांकृत्यान, तो वो किस क्षेत्र में या किस आंदोलन में सक्रिय थे। तो वो थे छपरा में। छपरा कहाँ स्थित है, बिहार में, छपरा में सक्रिय थे। अगला ही प्रश्न है दोस्तों हमारा, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी। तो दोस्तों किस घटना के बाद, तो आप सभी को पता है ये घटना हुई थी चौरी चौरा 1922 में, 4 फरवरी 5 फरवरी। उसके बाद ये भूल बताई थी, इन्होंने थाने में आग लगा दी थी। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे। तो दोस्तों पटना कॉलेज छोड़ दिया था असहयोग आंदोलन के दौरान। वो दोस्तों छात्र कौन थे, केवल 20 दिन परीक्षा के बचे थे उस समय। तो याद रखिएगा वो थे जयप्रकाश नारायण। कौन थे, जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण जी। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, 1921 के मोपला आंदोलन की जो शाखा थी, मोपला आंदोलन, तो ये दोस्तों खिलाफत आंदोलन की एक शाखा थी और ये केरल में हुआ था। केरल में हुआ था, कहाँ पर, केरल में। देखिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न है, 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी। तो दोस्तों एक ये विचारधारा थी, ये मान्यता थी
क्योंकि गांधी को अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था। ये दोस्तों इनकी विचारधारा थी, मान्यता थी बिहार में। देखिए दोस्तों अगला ही प्रश्न है हमारा। देखिए साराबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? साराबंदी आंदोलन 2022 में प्रारंभ हुआ है, किसके नेतृत्व में हुआ था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मोपला विद्रोह अभी मैंने बताया था केरल में हुआ था, केरल में हुआ था। और ये दोस्तों खिलाफत आंदोलन की एक शाखा थी। अगला ही प्रश्न है, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? तो हमने पीछे भी बताया था, चोरा चोरी घटना 4 फरवरी 1922 को हुई थी, चोरी चोरा कांड। अगला प्रश्न है हमारा, असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम इंगित करें। तो दोस्तों असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का, तो दोस्तों चोरी चोरा घटना में पुलिस को गोलीकांड हुआ था, वो 4 फरवरी 1922 को हुआ था। उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना को जलाना, गांधी का द्वारा आंदोलन का स्थगित करना, गांधी जी की गिरफ्तारी। तो दोस्तों पहले तो चोरा चोरी कांड हुआ था, उसके बाद ये गांधी जी ने पहले उग्र भीड़ को पुलिस थाने में जलाना, फिर चोरी चोरा घटना हुई थी, फिर गांधी जी की गिरफ्तारी, फिर गांधी जी ने ये स्थगित किया था। तो इस प्रकार ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि चोरी चोरा घटना और दोस्तों उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना को जलाना, फिर दोस्तों गांधी जी द्वारा आंदोलन को स्थगित करना, और चौथा है गांधी जी की गिरफ्तारी। तो ऑप्शन ए राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया? तो लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था? तो आप सबको पता होना, बिहार और उड़ीसा। ऑप्शन ए राइट आंसर है यहाँ पर, बिहार और उड़ीसा। अगला प्रश्न है, 1923-28 के काल में भारतीय राजनीतिक में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण था। तो पुनरावृत्ति का कारण क्या था? तो याद रखिएगा, इसका जो कारण था वो था गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगित करना। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न हमारा, स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई थी। तो स्वराज दल की जो स्थापना हुई थी वो 1923 में हुई थी। तो कब हुई थी? 1923 में, असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद। 1922 में जो 1922 में चोरा चोरी घटना के कारण दोस्तों क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन बंद हो गया था। तब स्वराज दल की स्थापना हुई थी, स्वराज पार्टी की। स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? तो ये चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन डी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? CR दास व मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन सी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी का गठन की असफलता के बाद हुआ था। तो मैंने अभी आपको बताया था, असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद 1922 में ये बंद हुआ था। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के, यानी कि ये दोस्तों कांग्रेस है हमारी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसके जो अध्यक्ष थे 1922 में वो थे चित्तरंजन दास। कौन थे? चित्तरंजन दास। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में आयोजित किया गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो अभी देखा था चित्तरंजन दास। कौन थे? चित्तरंजन दास, CR दास। देखिए अगला प्रश्न हमारा, अथा सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे वाइटमैन्स बर्डन कहा जाता है, यह किसने कहा था? तो याद रखिएगा, ये कहा था सच्चिदानंद सिन्हा ने। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा। देखिए साइमन कमीशन पहली बार भारत आया। साइमन कमीशन, तो साइमन कमीशन पहली बार भारत आया था, ये 1928 में आया था। कब आया था? 1928 में। अगला प्रश्न है,
नेहरू रिपोर्ट की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय था। तो नेहरू रिपोर्ट में दोस्तों याद रखिएगा, नेहरू रिपोर्ट जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय था भारत में, सॉरी दोस्तों, ये मोतीलाल नेहरू के द्वारा तैयार किया गया था। किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू के द्वारा तैयार किया गया था। और भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं की जाए, ये इसका विषय था। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है 258वां। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया वर्ष है। तो पूर्ण स्वराज, दोस्तों पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी? तो ये की गई थी 1929 में। 1929 में की गई थी। 1919 की, सॉरी 1929 की जो अध्यक्षता है वो जवाहरलाल नेहरू ने की थी लाहौर में। 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? तो पूर्ण स्वराज दिवस याद रखिएगा 26 जनवरी 1930 को, 26/1/1930 को पूर्ण स्वराज मनाने की घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न है 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया? तो ये उठाया था किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला ही प्रश्न है समाजवाद का समर्थक कौन था और 1933 में ब्रिटिश शासन देशी राज्यों, उम्मीदवार और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था? तो ये कौन था? वो थे दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया? तो 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को किसने उठाया था? ये उठाया था मौलाना हसरत मोहानी। मौलाना हसरत मोहानी ने उठाया था। अगला प्रश्न है दांडी यात्रा की गई थी तब दोस्तों? दांडी यात्रा ये की गई थी 1930 में। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा 1930। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? दोस्तों 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो ये कहाँ से प्रारंभ हुआ था? साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम से प्रारंभ हुआ था, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न है नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया था? तो याद रखिएगा, और कौन सा कर था? और था, एक था चौकीदारी का कर। नमक सत्याग्रह में नमक कर का भी विरोध था, उसके साथ दोस्तों चौकीदारी का भी विरोध किया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दांडी यात्रा कितने दिन चली? तो दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? ये चली थी 24 दिन। कितने दिन? 24 दिन। ऑप्शन सी राइट आंसर है, 24 दिन। अगला प्रश्न है 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? तो खुदाई खिदमतगार ये दोस्तों अब्दुल गफ्फार खान ने। किसने? अब्दुल गफ्फार खान ने। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, अब्दुल गफ्फार खान। अगला प्रश्न है बेगूसराय के चौकीदार के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। तो बेगूसराय के जो चौकीदार के विरुद्ध एक आंदोलन का एक हिस्सा था, तो आप सभी को पता है चौकीदारी ये दोस्तों किसके विरुद्ध था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। अभी पीछे देख कर आए थे हम, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन भी यहाँ पर भी राइट हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखिए अगला प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया था। तो गांधी जी ने रचनात्मक कार्यक्रम को महत्व दिया था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, रचनात्मक कार्यक्रम को। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? तो दोस्तों प्रथम गोलमेज लंदन में भाग लिया था, तो याद रखिएगा ये लिया था मौलाना अब्दुल अली ने। किसने लिया था? मौलाना अब्दुल मोहम्मद अली ने, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है
तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया था? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो याद रखिएगा बी आर अम्बेडकर ने, भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था तीनों गोलमेज सम्मेलन में। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता ये हुआ था 5 मार्च 1931 को, 5 मार्च 1931 को हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो याद रखिएगा ये हुआ था दोस्तों तीसरा, 1932 में तीसरा हुआ था। 1930 में पहला, 1931 में दूसरा, 1932 में तीसरा, तीन गोलमेज सम्मेलन हुए थे। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो याद रखिएगा पहला तो था दोस्तों, एक प्रथम था, एक तृतीय था, प्रथम और तृतीय, इसमें भाग नहीं लिया था। तब आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। दोस्तों दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी गए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? तो दोस्तों ऐसा कौन सा प्रश्न था जिस पर यह विफल हो गया? तो याद रखना सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर यह विफल हो गया। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहां से भारत लौटे थे? तो 1931 में खाली हाथ आप सभी को पता है लंदन में गोलमेज सम्मेलन हुआ था, तब ये लंदन से लौटकर आए थे। 1931 में हुआ था दूसरा गोलमेज सम्मेलन। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरण होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? गांधी इरविन समझौते में जो दोस्तों हस्ताक्षर हुए थे, साइन हुए थे, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई है? तो याद रखना तेज बहादुर सप्रू, तेज बहादुर सप्रू की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अगला प्रश्न है, 5 मार्च 1931 को निम्न में से कौन समझौता हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को कौन सा समझौता हुआ था? अभी आपको बताया था गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता, इरविन गांधी समझौता, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया था। तो आप सभी को पता है पृथक निर्वाचक समूह, उस समय दोस्तों भीमराव अम्बेडकर भी सभा में थे, तो याद रखना वो बनाया था अछूतों के लिए, अछूतों के लिए। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। मुसलमानों के लिए अलग पृथककरण कब किया गया था? तो 1909 के अधिनियम से। अगला प्रश्न है दोस्तों, सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी? तो सांप्रदायिक अवार्ड या फिर पूना पैक्ट दोस्तों, इनमें दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी? तो याद रखिएगा कितनी, 71 और 147, यानी कि पूना पैक्ट में 147 और सांप्रदायिक अवार्ड में 71 सीटें दी गई थी। अगला प्रश्न है, पूना समझौते का उद्देश्य था? तो पूना समझौता का उद्देश्य था दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व करना, दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना या फिर महत्व देना, इनकी भी भागीदारी बढ़ाना। अगला प्रश्न है, बहिष्कृत भारत जनरल किसने शुरू किया था? बहिष्कृत भारत जनरल ये किसने शुरू किया था? ये किया था बाबा साहेब अम्बेडकर ने। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, बाबा साहेब अम्बेडकर। अगला प्रश्न है दोस्तों, अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? तो दोस्तों भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी कार्यकारिणी कमेटी 1937 में। ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका, कार्यकारिणी कमेटी 1937। देखिए दोस्तों अगला ही प्रश्न है हमारा, किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था, यानी कि ब्रेक तो सब थे लेकिन इंजन नहीं था। तो दोस्तों वो कौन सा अधिनियम था, किसके बारे में कहा था? तो ये दोस्तों कौन सा अधिनियम था? 1935 का अधिनियम, यानी कि 1935 का अधिनियम था। यानी कि दोस्तों इसका जो मुखिया था वो प्रधानमंत्री नहीं था, जो जवाहरलाल नेहरू बने थे, यानी कि कार दे दी गई थी। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा 286वां,
फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दिया था? आप सभी को पता है दोस्तों, 1937 में इलेक्शन हुआ था। उस समय बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे मोहम्मद यूनुस। कौन बने थे? मोहम्मद यूनुस। तो इस किस कारणवश से इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, तो आपको बताना है। बिहार की बात हो रही है तो आप सभी को पता ही होगा। तो वो था राजनीतिक बंदियों को छोड़ना। ऑप्शन डी राइट आंसर है, राजनीतिक बंदियों को छोड़ना। यहाँ पर अगला प्रश्न है बिहार से। बिहार किसान सभा ने कौन जुड़ा था? तो बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? आप सभी को पता होगा दोस्तों। इसमें ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में एक से अधिक। चलिए दोस्तों, ऑप्शन ये है इसका। अब इसकी व्याख्या देखेंगे तब बताएंगे कौन इसमें शामिल था। बिहार में किसान आंदोलन की शुरुआत स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में हुई। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने वर्ष 1929 में बिहार किसान सभा की स्थापना की। इस सभा का विस्तार बिहार के गांवों में करने में उन्हें कार्यानंद शर्मा, राहुल सांकृत्यायन, पंचानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा आदि वामपंथी नेताओं का सहयोग था। तो दोस्तों इसमें कार्यानंद शर्मा थे, स्वामी सहजानंद थे, यानी कि सभी थे। इसमें कौन थे? सभी थे दोस्तों, यानी कि सभी थे। तो तभी तो ऑप्शन ई हो रहा है लास्ट वाला, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी, तो इसकी पहली बैठक हुई थी पटना में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, पटना। देखिए वर्ष 1934 में पटना में कांग्रेस महासमिति की बैठक के समय ही इन सदस्यों की एक असफल बैठक हुई, जिसमें अखिल भारतीय समाजवादी दल की स्थापना को औपचारिक मान्यता दी गई थी। देखिए अगला प्रश्न, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था। तब अभी आपको बताया था इसका गठन 1936 में हुआ था। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन 1936 में। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो याद रखिएगा 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती। ऑप्शन सी राइट आंसर है, स्वामी सहजानंद सरस्वती। देखिए वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? तो पहला अधिवेशन ये लखनऊ में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? लखनऊ में। देखिए स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा गठन किया था। तो ये किया था उनकी मृत्यु से ठीक पहले। कब किया था? अपनी मृत्यु से ठीक पहले। देखिए अगला प्रश्न, भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष तो दोस्तों ये थे लाला लाजपत राय। ऑप्शन सी राइट आंसर है, लाला लाजपत राय। देखिए अगला प्रश्न है ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी का चरण था, उसका समय क्या था? उसका समय था, ऑप्शन बी राइट आंसर है, 1926 से 1939 के बीच। ऑप्शन बी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ पर हुई थी? पटना में। तो दोस्तों उसकी वर्ष पूछ रहा है, समय। तो ये हुई थी 1934 में। कहाँ पर हुई थी? 1934 में इसकी स्थापना हुई थी, उसी समय पहली बैठक हुई थी। देखिए जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो ये दोस्तों कांग्रेस समाजवादी पार्टी से संबंधित थे। ऑप्शन सी राइट आंसर है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी। देखिए जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े थे। 297वां प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो याद रखना, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। देखिए बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। देखिए देखिए अगला प्रश्न है 299वां,
जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं? जयप्रकाश नारायण, तो आप सभी को पता है, इन्हें हम लोकनायक कहते हैं। क्या कहते हैं? लोकनायक। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, लोकनायक। अगला प्रश्न है दोस्तों, और आज का हमारा लास्ट प्रश्न, लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों लोकनायक के नाम से अभी बताया था, जयप्रकाश नारायण को। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। तो दोस्तों ये आज की हमारी क्लास थी। इसमें दोस्तों हमने पूरे 100 प्रश्नों को हल कर लिया, 300 प्रश्न तक। अब आगे की क्लास 301 प्रश्न से हम हल करेंगे। तो आप अगली क्लास में जुड़िएगा। इस क्लास को हम यहीं रखते हैं, मिलेंगे दोस्तों अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। तब तक के लिए आप अपनी क्लास को पढ़ते रहिए, अच्छे से अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए।